क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग तूफान के बीच भी शांत क्यों रहते हैं, जबकि दूसरों को एक छोटी सी आलोचना भी तोड़ देती है? यह भाग्य या व्यक्तित्व का खेल नहीं है। ये एक सिस्टम का परिणाम है। एक ऐसा मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे केवल कुछ ही लोग समझते और इस्तेमाल करते हैं। आज हम उसी गुप्त कोड को उजागर करने जा रहे हैं। हम उन 5 स्टोइक नियमों की बात करेंगे जो आपको दूसरों के भावनात्मक हमलों से बचाने के लिए एक अदृश्य ढाल की तरह काम करते हैं। यह कोई पुराना दर्शन नहीं है, बल्कि आधुनिक दुनिया में जीवित रहने और सफल होने के लिए एक हथियार है। यदि आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि 99% पुरुष क्या गलत कर रहे हैं, तो अंत तक बने रहे, क्योंकि जो ज्ञान आप आज प्राप्त करने वाले हैं, वह आपको हमेशा के लिए बदल सकता है। कमेंट में अभी बताएं, क्या आपको लगता है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं या वे आपको नियंत्रित करती हैं? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर कोई आपकी भावनाओं पर नियंत्रण चाहता है। सोशल मीडिया, समाचार, ऑफिस की राजनीति, यहां तक कि हमारे करीबी रिश्ते भी, ये सभी एक भावनात्मक युद्ध के मैदान हैं। आपको लगातार गुस्सा, डर, असुरक्षा या ईर्ष्या महसूस करने के लिए उकसाया जाता है। और समस्या ये है कि ज्यादातर पुरुष इस खेल को समझ ही नहीं पाते। वे प्रतिक्रिया करते हैं, बचाव करते हैं और अंततः अपनी मानसिक ऊर्जा खो देते हैं। वे सोचते हैं कि ताकतवर होने का मतलब है जोर से चिल्लाना या आक्रामक होना। लेकिन असली ताकत, स्टोइक ताकत, इसके ठीक विपरीत है। यह बाहरी शोर के बीच आंतरिक शांति बनाए रखने की क्षमता है। यह समझने की क्षमता है कि असली लड़ाई आपके बाहर नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर है। इस वीडियो में हम आपको उस लड़ाई को जीतने के लिए उपकरण देंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप युद्ध के मैदान के बीच में एक अभेद्य किला बन सकते हैं। पहला नियम, नियंत्रण का द्वंद्व। यह स्टोइसिज्म का आधार है और यह सबसे शक्तिशाली विचार है जिसे आप कभी सीखेंगे। यह सरल है। ब्रह्मांड में कुछ चीजें आपके नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं है। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, वे हैं आपके विचार, आपके निर्णय, आपकी प्रतिक्रियाएं। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, वे हैं दूसरे लोग क्या कहते हैं, वे क्या करते हैं, मौसम, अर्थव्यवस्था, मूल रूप से आपके अपने दिमाग के बाहर की हर चीज। एक औसत व्यक्ति अपना पूरा जीवन उन चीजों को बदलने की कोशिश में बर्बाद कर देता है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। वह इस बात से नाराज होता है कि किसी ने उसके बारे में क्या कहा। वह ट्रैफिक में फंसने पर चिल्लाता है। वह उन परिणामों पर चिंता करता है जो उसके हाथ में नहीं है। यह कमजोरी का सबसे शुद्ध रूप है। यह अपनी शक्ति को स्वेच्छा से दूसरों और बाहरी घटनाओं को सौंप देना है। एक मजबूत स्टोइक पुरुष इस विभाजन को समझता है। जब कोई उसका अपमान करता है, तो वह यह नहीं सोचता, मैं उसे कैसे चुप करा सकता हूं। वह सोचता है, यह मेरे नियंत्रण से बाहर है। मैं केवल अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूं। क्या मैं इसे व्यक्तिगत रूप से लूंगा और अपना दिन बर्बाद करूंगा, या मैं इसे एक बादल की तरह गुजरने दूंगा? यह एक छोटा सा मानसिक बदलाव है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी मानसिक ऊर्जा एक बैटरी की तरह है। हर बार जब आप किसी ऐसी चीज पर गुस्सा या चिंता करते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप उस बैटरी को खत्म कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपना ध्यान केवल उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी आदतें, अपने प्रयास, अपना चरित्र, तो आप उस ऊर्जा को बचाते हैं और उसे उन चीजों में निवेश करते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। यही वह जगह है जहां सच्ची शक्ति का निर्माण होता है। यह दूसरों की अज्ञानता से अपनी शांति को भंग करने से इनकार करना है। इस नियम को व्यवहार में लाना ही असली चुनौती है। यह सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है। जब भी आप खुद को परेशान, क्रोधित या चिंतित महसूस करें, तो एक पल रुके और खुद से पूछें, इस स्थिति का कौन सा हिस्सा मेरे नियंत्रण में है? आपको पता चलेगा कि 99% समय केवल आपकी प्रतिक्रिया ही आपके नियंत्रण में होती है। उदाहरण के लिए, आपका बॉस आप पर बिना किसी कारण के चिल्लाता है।
आप बॉस के मूड को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप उसके शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप चिल्लाकर वापस जवाब देंगे, जिससे स्थिति और खराब हो जाएगी, या आप शांति से सुनेंगे, जो जानकारी उपयोगी है उसे लेंगे और बाकी को अनदेखा कर देंगे। यह विकल्प ही आपकी ताकत है। यह स्टोइक अनुशासन का सार है। इस पर महारत हासिल करने के लिए एक सरल व्यायाम है। हर सुबह 5 मिनट के लिए बैठे और उन सभी चीजों के बारे में सोचे जो आज गलत हो सकती हैं। कोई आपकी कार को ठोक सकता है, आपका कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट विफल हो सकता है, कोई प्रियजन आपसे कठोर शब्द कह सकता है। इन घटनाओं की कल्पना करें और फिर खुद को याद दिलाए, ये मेरे नियंत्रण से बाहर है। यदि ये होती है तो मैं उन्हें स्वीकार करूंगा और अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करूंगा। इसे नकारात्मक सोच नहीं, बल्कि मानसिक कवच तैयार करना कहते हैं। आप अपने दिमाग को झटकों के लिए पहले से तैयार कर रहे हैं, ताकि जब वे आए तो आप टूटे नहीं, बल्कि शांत और केंद्रित रहे। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को बाहरी घटनाओं से आंतरिक शक्ति की ओर पुनर्निर्देशित करता है। आप घटनाओं के शिकार नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वामी बन जाते हैं। दूसरा नियम, दृष्टिकोण ही सब कुछ है। स्टोइक का एक प्रसिद्ध उद्धरण है, हमें चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि चीजों के बारे में हमारे विचार हमें परेशान करते हैं। यह एक और गहरा सत्य है जो आधुनिक मनोविज्ञान अब साबित कर रहा है। दुनिया स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी नहीं है, यह बस है। यह हमारा दिमाग है जो घटनाओं पर अच्छा या बुरा का लेबल लगाता है, और यही लेबल हमारी भावनात्मक पीड़ा का स्रोत है। उदाहरण के लिए, नौकरी छूटना एक व्यक्ति के लिए यह एक आपदा है, उसकी पहचान का अंत है। दूसरे व्यक्ति के लिए यह एक अवसर है, कुछ नया शुरू करने का मौका है, उस करियर को आगे बढ़ाने का मौका है जो वह हमेशा से चाहता था। घटना वही है, लेकिन दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है, और यह दृष्टिकोण ही उनकी भावनात्मक स्थिति को निर्धारित करता है। जब कोई आप पर भावनात्मक रूप से हमला करता है, तो यही सिद्धांत लागू होता है। उनके शब्द केवल हवा में कंपन है। वे तब तक आपको चोट नहीं पहुंचा सकते, जब तक आप उन्हें अपने दिमाग में प्रवेश करने और उन्हें अपमानजनक या सच के रूप में लेबल करने का निर्णय नहीं लेते। यह समझना कि आपके पास यह विकल्प है, मुक्तिदायक है। आप किसी के शब्दों को आप तक पहुंचने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि उन शब्दों का आपके लिए क्या मतलब है। एक स्टोइक पुरुष इसे समझता है। जब कोई उसे बेवकूफ कहता है, तो वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। वह एक कदम पीछे हटता है और सोचता है, यह इस व्यक्ति की राय है, क्या यह सच है? यदि हाँ, तो मुझे इससे सीखना चाहिए। यदि नहीं, तो यह उसकी समस्या है, मेरी नहीं। इस तरह वह अपमान के भावनात्मक डंक को निकाल देता है। वह इसे एक वस्तुनिष्ठ जानकारी में बदल देता है, न कि एक व्यक्तिगत हमले में। इस नियम का अभ्यास करने का एक शक्तिशाली तरीका है, जिसे संज्ञानात्मक दूरी कहा जाता है। जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मैं असफल हूं, तो उसे वैसे ही स्वीकार करने के बजाय उसे फिर से फ्रेम करें। सोचें, मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि मैं असफल हूं। यह छोटा सा बदलाव एक बड़ा अंतर पैदा करता है। यह आपको विचार से अलग करता है। आप विचार नहीं हैं, आप विचार के पर्यवेक्षक हैं। यह आपको उस विचार की जांच करने, उसे चुनौती देने और यह तय करने की शक्ति देता है कि क्या आप उस पर विश्वास करना चाहते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है, तो वही करे। उसने कहा कि मेरा काम खराब है को मेरे मन में यह विचार है कि उसने कहा कि मेरा काम खराब है में बदले। यह आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय तार्किक विश्लेषण के लिए जगह देता है। एक और स्टोइक तकनीक है ऊपर से देखने का अभ्यास। जब आप किसी समस्या या अपमान से अभिभूत महसूस करें, तो कल्पना करें कि आप अपने शरीर से ऊपर उठ रहे हैं, कमरे से बाहर, शहर से ऊपर, और फिर पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में। उस ऊंचाई से अपनी समस्या को देखें। वह कितनी छोटी और महत्वहीन लगती है। जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया, उसकी अपनी चिंताएं और असुरक्षाएं हैं। आपका दर्द ब्रह्मांड की विशालता में एक छोटा सा बिंदु है।
यह अभ्यास आपकी समस्याओं को छोटा करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए है। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी वर्तमान भावनात्मक स्थिति स्थायी या सर्वव्यापी नहीं है। यह आपको बड़ी तस्वीर देखने और छोटी-छोटी बातों पर अपनी शांति भंग न करने में मदद करता है। यह मानसिक श्रेष्ठता का एक रूप है। तीसरा नियम, अमोर फाति, भाग्य से प्रेम। यह शायद सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे पुरस्कृत स्टोइक सिद्धांत है। इसका मतलब सिर्फ चीजों को स्वीकार करना नहीं है जैसा वे हैं। इसका मतलब है उनसे प्यार करना। हर चीज जो होती है, अच्छी या बुरी, उसे ऐसे गले लगाना जैसे कि आपने उसे खुद चुना हो। यह एक क्रांतिकारी विचार है। ज्यादातर लोग अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर पछतावा करते हुए बिताते हैं कि चीजें कैसी थीं, या इस बात की चिंता करते हुए कि वे कैसी होंगी। वे हमेशा वास्तविकता के साथ युद्ध में रहते हैं। अमोर फाति इस युद्ध को समाप्त करने का एक तरीका है। यह कहने का एक तरीका है, जो कुछ भी होता है वह मेरे विकास के लिए ईंधन है। बाधा एक अवसर है, दर्द एक शिक्षक है। यह आपको एक अजेय मानसिकता देता है। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में एक बड़ी असफलता आई है। आपने एक व्यवसाय शुरू किया और वह विफल हो गया। एक औसत व्यक्ति इसे एक त्रासदी के रूप में देखेगा। वह खुद को कोसेगा, दूसरों को दोष देगा और कड़वाहट में डूब जाएगा। लेकिन अमोर फाति का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अलग तरह से प्रतिक्रिया देगा। वह कहेगा, यह होना ही था। इस अनुभव को मुझे क्या सिखाना है? इसने मुझे लचीलापन, विनम्रता और रणनीति के बारे में क्या सिखाया? मैं इस राख से और अधिक मजबूत कैसे बन सकता हूं? वह न केवल असफलता को स्वीकार करता है, बल्कि वह उसके लिए आभारी भी होता है, क्योंकि वह जानता है कि यही वह आग है जो उसे तराश रही है। यह निष्क्रियता नहीं है, यह अंतिम सक्रिय स्वीकृति है। यह हर स्थिति में अच्छाई और अवसर खोजने का एक सचेत निर्णय है। जब कोई आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाता है, तो अमोर फाति का अभ्यास करना विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। मान लीजिए कि किसी ने आपको धोखा दिया। तत्काल प्रतिक्रिया दर्द और क्रोध की होती है। यह स्वाभाविक है। लेकिन अमोर फाति आपको एक कदम आगे ले जाने के लिए कहता है। यह आपको यह पूछने के लिए प्रेरित करता है, इस अनुभव ने मुझे मानव स्वभाव के बारे में क्या सिखाया? इसने मुझे अपनी सीमाओं और मूल्यों के बारे में क्या सिखाया? यह मुझे भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में कैसे मदद कर सकता है? आप उस दर्द को लेते हैं और उसे ज्ञान में बदल देते हैं। आप उस व्यक्ति को अपनी खुशी चुराने की शक्ति नहीं देते। इसके बजाय आप उस अनुभव का उपयोग खुद को मजबूत बनाने के लिए करते हैं। आप कहते हैं, यह मेरे रास्ते का हिस्सा था और मैं इसके लिए मजबूत हूं। यह आपको पीड़ित की मानसिकता से मुक्त करता है। अमोर फाति का अभ्यास करने का एक तरीका है, बाधा ही रास्ता है की मानसिकता को अपनाना। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, तो उसे एक रुकावट के रूप में देखने के बजाय उसे अपने गंतव्य का एक आवश्यक हिस्सा माने। यदि आप एक मजबूत चरित्र बनाना चाहते हैं, तो आपको परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं, तो आपको विफलताओं का सामना करना पड़ेगा। ये बाधाएं रास्ते में नहीं है, वे ही रास्ता है। जब आप इस तरह सोचना शुरू करते हैं, तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। आप कठिनाइयों से डरना बंद कर देते हैं और उन्हें विकास के अवसरों के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। आप जीवन के साथ लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ नृत्य करना शुरू कर देते हैं। यह परम मानसिक स्वतंत्रता है। चौथा नियम, आंतरिक गढ़ का निर्माण। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक थे, ने अक्सर आंतरिक गढ़ के बारे में लिखा था। यह आपके दिमाग के भीतर एक ऐसी जगह है जहां आप बाहरी दुनिया के अराजकता से बच सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से आपकी है और कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। जब बाहर तूफान चल रहा हो, लोग आप पर चिल्ला रहे हों, आपकी आलोचना कर रहे हों, आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हो, आप इस आंतरिक किले में शरण ले सकते हैं और अपनी शांति पा सकते हैं। यह कोई भौतिक स्थान नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है। यह तर्क,
आत्म जागरूकता और आपके सिद्धांतों पर आधारित है। यह आपकी आत्मा का अभेद्य केंद्र है। यह गढ़ अपने आप नहीं बनता। इसे हर दिन ईंट दर ईंट बनाना पड़ता है। इसे बनाने के तरीके क्या है? पहला है दैनिक चिंतन। हर दिन कुछ समय अकेले में बिताएं, अपने विचारों और कार्यों की समीक्षा करें। पूछें, आज मैंने कहाँ अच्छा किया? मैंने कहाँ अपने सिद्धांतों से समझौता किया? कल मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं? ये आत्म परीक्षा आपके गढ़ की नींव को मजबूत करती है। दूसरा तरीका है पढ़ना। महान विचारकों, स्टोइक्स, दार्शनिकों, इतिहासकारों के ज्ञान से अपने दिमाग को भरे। यह आपके गढ़ की दीवारों को मजबूत करता है, आपको परिप्रेक्ष्य और ज्ञान देता है। तीसरा तरीका है जानबूझकर असुविधा का अभ्यास करना। ठंडे पानी से नहाना, उपवास करना, कठिन व्यायाम करना। ये आपको सिखाता है कि आप कठिनाई सहन कर सकते हैं, जो आपके गढ़ को अजेय बनाता है। जब कोई भावनात्मक हमला होता है, तो आपका आंतरिक गढ़ आपका सबसे बड़ा बचाव होता है। कल्पना कीजिए कि किसी के कठोर शब्द एक तीर की तरह है। यदि आपके पास कोई गढ़ नहीं है, तो वह तीर सीधे आपके दिल में लगता है। लेकिन यदि आपने एक मजबूत आंतरिक गढ़ बनाया है, तो वह तीर पत्थर की दीवारों से टकराकर हानिरहित रूप से गिर जाता है। आप हमले को स्वीकार करते हैं, आप उसे देखते हैं, लेकिन आप उसे अपने आंतरिक अभयारण्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं। आप अपने आप से कहते हैं, यह बाहरी शोर है। मेरे गढ़ के अंदर मैं सुरक्षित हूं। मेरे गढ़ के अंदर मेरे मूल्य और मेरा आत्मसम्मान अक्षुण्ण है। यह भावनात्मक अपरिपक्वता और अराजकता के खिलाफ आपका अंतिम बचाव है। इस गढ़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नकारात्मक विजुअलाइजेशन का अभ्यास है, जिसे प्रीमेडियो मेलोरम भी कहा जाता है। बुराइयों पर पूर्व ध्यान। इसका मतलब यह नहीं है कि आप निराशावादी बने। इसका मतलब है कि आप सबसे बुरे परिदृश्यों की कल्पना करें, ताकि आप उनके लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें। क्या होगा अगर मैं अपनी नौकरी खो दूं? क्या होगा अगर मेरा साथी मुझे छोड़ दे? क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ जाऊं? इन सवालों से भागने के बजाय स्टोइक उनका सामना करता है। वह कल्पना करता है कि वह इन स्थितियों में कैसे जीवित रहेगा, वह कैसे अनुकूलन करेगा, वह कैसे अपनी गरिमा बनाए रखेगा। यह अभ्यास आपको लचीला बनाता है। ये आपको उन चीजों के प्रति कृतज्ञ बनाता है जो आपके पास अभी हैं, और ये डर की शक्ति को कम करता है, क्योंकि आपने पहले ही अपने दिमाग में सबसे बुरे का सामना कर लिया है। यह आपके गढ़ को किसी भी हमले के लिए तैयार करता है। पांचवां और अंतिम नियम, सिंपाथिया, सहानुभूति और ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। यह विचार है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय नाटक के हिस्से हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई है, वह आपका दुश्मन नहीं है। वह बस एक और इंसान है जो अपनी अज्ञानता, भय और दर्द से काम कर रहा है। यह नियम आपको उन्हें माफ करने या उनके व्यवहार को सही ठहराने के लिए नहीं कहता है। यह आपको एक उच्च दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहता है। यह आपको यह समझने के लिए कहता है कि जो लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, वे अक्सर खुद सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। वे अपने स्वयं के क्रोध और असुरक्षा के कैदी हैं। जब आप इसे समझते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से अपमान लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा आप पर चिल्लाता है और आपको बुरा भला कहता है। क्या आप व्यक्तिगत रूप से अपमानित महसूस करेंगे? शायद नहीं। आप समझेंगे कि वह सिर्फ एक बच्चा है जो थका हुआ है या परेशान है। स्टोइक हमें सभी लोगों के साथ कुछ हद तक यही दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब कोई सहकर्मी आपकी पीठ पीछे बुराई करता है, तो उसे एक दुर्भावनापूर्ण हमले के रूप में देखने के बजाय उसे उसकी अपनी असुरक्षा के प्रदर्शन के रूप में देखें। वह शायद आपसे खतरा महसूस करता है। वह शायद अपने करियर को लेकर चिंतित है। उसका व्यवहार आपके बारे में कम और उसके अपने आंतरिक संघर्षों के बारे में अधिक कहता है। यह समझ आपको क्रोध से करुणा की ओर ले जाती है, या कम से कम एक अलग रणनीतिक टुकड़ी की ओर। यह दृष्टिकोण आपको शक्ति देता है। जब आप किसी के हमले को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते हैं,
तो आप अपनी भावनात्मक ऊर्जा को बनाए रखते हैं। आप प्रतिक्रिया करने के बजाय जवाब दे सकते हैं। एक प्रतिक्रिया भावनात्मक और आवेगी होती है। एक जवाब विचारशील और रणनीतिक होता है। आप स्थिति को शांत दिमाग से देख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है। शायद सबसे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं कहना है। शायद यह एक शांत और दृढ़ सीमा निर्धारित करना है। लेकिन निर्णय आपके हाथ में है, क्योंकि आपकी भावनाओं ने आपको हाईजैक नहीं किया है। आपने स्थिति को एक व्यक्तिगत नाटक से एक रणनीतिक खेल में बदल दिया है और आप नियंत्रण में हैं। इस नियम का अभ्यास करने के लिए जब भी कोई आपको परेशान करे, तो मार्कस ऑरेलियस के इस अभ्यास को आजमाए। खुद को याद दिलाए, हम यहां एक दूसरे के लिए हैं, इसलिए या तो उन्हें सिखाओ या उन्हें सहन करो। इसका मतलब है कि आपके पास दो विकल्प हैं। आप धैर्य और समझ के साथ उनके व्यवहार को सहन कर सकते हैं, यह जानते हुए कि यह उनकी अपनी समस्याओं से आता है, या यदि अवसर और संबंध अनुमति देते हैं, तो आप उन्हें एक बेहतर तरीका सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो विकल्प नहीं है, वह है क्रोध और घृणा में उतरना, क्योंकि ऐसा करना खुद को उनके स्तर पर गिराना है। एक stoic पुरुष ऊपर उठता है। वह समझ, तर्क और आत्मनियंत्रण के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह न केवल उसे बचाता है, बल्कि यह अक्सर हमलावर को भी निहत्था कर देता है। इन यह प्रणाली आपको भावनात्मक रूप से अजेय बनाने के लिए डिजाइन की गई है। यह आपको बाहरी दुनिया की राय और कार्यों से अपनी आंतरिक शांति को अलग करने की अनुमति देती है। याद रखें, आप दूसरों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। और उसी नियंत्रण में आपकी सच्ची स्वतंत्रता और शक्ति निहित है। यह आसान नहीं होगा। इसके लिए दैनिक अभ्यास और अनुशासन की आवश्यकता होगी। लेकिन पुरस्कार बहुत बड़ा है। एक शांत मन, एक अटूट आत्मा, और यह जानना कि आप किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। आप अपने आंतरिक साम्राज्य के राजा बनने का चुनाव कर सकते हैं, या बाहरी घटनाओं के गुलाम बने रह सकते हैं। चुनाव आपका है। इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, इसे जिए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक करें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। और नीचे कमेंट में बताएं, इन 5 नियमों में से कौन सा आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और आप आज से उस पर कैसे काम करना शुरू करेंगे।